हेलो दोस्तों, अब हम लोग को देखना है कि किसी मॉलिक्यूल को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स देखने हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। वो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी सारे एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में उन सब का जो सम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, वो क्या है? CH4, जो कि है हम लोग के पास मीथेन मॉलिक्यूल। अब मीथेन मॉलिक्यूल में आप देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहला कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो होता है 4। एक कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और एक हाइड्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? वो होता है 1। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? वो है 4। तो ये क्या हो गया? 1 × 4 = टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन का। और इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल इसमें हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको या तो हम लोगों को बॉन्ड पेयर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या तो हम लोगों को लोन पेयर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए अब इसका फिर हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये कार्बन बना दिया। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? वो थे 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या है? वो है हाइड्रोजन एटम्स। 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 4 हाइड्रोजन, देखिए ये एक हाइड्रोजन का ये हो गया, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन एटम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन एटम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक और हाइड्रोजन एटम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। देखिए सबसे पहले इस हाइड्रोजन एटम का, देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है? सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है? डबलेट पूरा होता है हाइड्रोजन में। तो डबलेट कैसे होगा? देखिए ये हो गया हाइड्रोजन का डबलेट। इस हाइड्रोजन का देखिए ये हो गया उसका डबलेट। इस हाइड्रोजन का देखिए ये हो गया उसका डबलेट। इस हाइड्रोजन का देखिए ये हो गया उसका डबलेट। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा हो गया? देखिए ये हो गया कार्बन का वैलेंस शेल। तो ये हो गया कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा। तो ये था स्ट्रक्चर मीथेन मॉलिक्यूल का। अब इस मीथेन को यदि आप लोग बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये था कार्बन। इसमें देखिए ये क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है। तो इसको एक सिंगल बॉन्ड दे देंगे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। इन सब में देखिए कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इन सब में क्या होगा? एक एक सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास? ये हो गया हम लोग के पास मीथेन का स्ट्रक्चर। अब देखिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा कि सोचिए एक कोई एटम है, वो है A। अब सोचिए A के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इससे यदि हम लोग को इसका कैटायन मिले, कैटायन में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है कैटायन। अब सोचिए A में से एक इलेक्ट्रॉन हट गया है, अब उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यदि उसमें से एक नेगेटिव चार्ज हट गया, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो उसमें क्या बचेगा? एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये क्या हो गया? इसका कैटायन। तो कैटायन में हमेशा याद रखिएगा कि यदि एक चार्ज हुआ, यदि +1 चार्ज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा। और यदि A के ऊपर +2 चार्ज हुआ, A2+, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ऐसा होता है कि each charge of cation 1 electron less, each charge of cation 1 electron less। अब देखिए जो होता है एनायन। अब सोचिए A के पास क्या हुआ? उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं कहीं से। तो एक जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ये क्या है? होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो A के ऊपर क्या रहेगा? अब नेगेटिव चार्ज। तो A क्या बना? अब एनायन। अब तो एनायन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब यदि A के ऊपर 2 नेगेटिव आ गया तो इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। क्या होंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। तो फॉर ईच चार्ज ऑफ एनायन देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन मोर, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सोचिए ये है हम लोग को इसको, अब देखिए इसको हम लोग एक मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं।
देखिए ये हम लोग के पास है CO3 2- मॉलिक्यूल, तो इसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें ये काम में आएगा। देखिए सबसे पहले कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो है 4। एक कार्बन के पास, एक ऑक्सीजन के पास कितना होता है, वो होता है 6। 3 ऑक्सीजन है तो कितने होंगे इसके पास, 6 × 3 वो क्या हो गया 18। तो टोटल इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 + 4 वो क्या हो गया 22। लेकिन ये नहीं है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, हर एक नेगेटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। तो इसमें क्या करेंगे +2, अब +2 करेंगे तो इसके टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 24। ये है हम लोग के पास NH4 नेक्स्ट मॉलिक्यूल। NH4 में देखिए नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, हर एक हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कितने टोटल हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो है 4। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 4 हाइड्रोजन के 4, तो इन दोनों का मिला के क्या हो गया 5 + 4 = 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें एक कैटायन है, एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जो थर्ड जो रूल है वो ये बोलता है कि हम लोगों को हर एलिमेंट का उसका हम लोगों को सिंबल पता होना चाहिए और उसका हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो पता होना चाहिए। जैसे देखिए कि कार्बन का सिंबल कितने होते हैं C, कार्बन का। अब जैसे देखिए कि होता है कार्बन, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है C, और कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होता है 1 2 3 और 4। उसी तरह से देखिए अगला जो आता है वो है नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है N, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है 5। तो इसी तरीके से हम लोग को हर एलिमेंट का हम लोगों को उसका सिंबल पता होना चाहिए और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। एक और कमाल की बात देखिए, जो आप लोगों के पास जो एक पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में कुछ होता है हम लोग के पास ग्रुप्स और कुछ होता है हम लोग के पास पीरियड। तो जो भी मतलब कि एटम्स सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे कि सोचिए कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 4, सिलिकॉन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी सेम ग्रुप में है, नाइट्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, फॉस्फोरस का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। अब जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल ये बोलता है कि जो हम लोग के पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोगों को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के फॉर्म में हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यदि सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डबल बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर की तरफ अपना 1 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब जो लास्ट जो 5th रूल है वो क्या बोलता है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हम लोगों के पास सेंट्रल एटम बनाएगा। क्या होगा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जैसे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर कार्बन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपको ऐसे ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या बनाएगा, सेंट्रल एटम। जैसे सोचिए एक एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग के पास है CO3 2- मॉलिक्यूल। इसमें देखिए कौन सा एटम है, एक तो है ऑक्सीजन, एक है कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, कार्बन लीस्ट मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन क्या बनेगा, ये सेंटर पोजीशन पे जाएगा। सेंटर पोजीशन पे जाएगा मतलब ये बनेगा सेंट्रल एटम। कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम। और जो ऑक्सीजन है वो क्या होंगे, इसके साइड में रहेंगे। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड एटम। अब देखिए CO3 2- का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आ गया ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किससे ले रहा है, यहाँ पर कार्बन से ले रहा है। कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन के पास होगा। अब मैंने क्या बताया था कि यदि कभी एनाइन फॉर्म होता है, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जनरली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं 6।
क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव चार्ज आने के बाद, तो ये क्या करेगा, अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो कार्बन भी खुश क्योंकि इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए, 2 तो ये ऑक्सीजन ले गया और 2 इन दोनों ऑक्सीजन को दे दिया। अब देखिए तब क्या होगा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस कार्बन का भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर हर मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इसमें क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज भी आ गए हैं। तो ये था स्ट्रक्चर CO3 2- का। अब देखिए हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो है C2H6, जो क्या होता है, इथेन। इथेन का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, 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 यहाँ एक हाइड्रोजन। और हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हर एक हाइड्रोजन के पास होते हैं। इसमें देखिए हर हाइड्रोजन का इसमें डबलेट पूरा हो गया और हर कार्बन का, दोनों कार्बन का इसमें ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। ये था स्ट्रक्चर C2H6 इथेन मॉलिक्यूल। देखिए अब हम लोग देखते हैं NO2- का स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। अब एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन। और कैसे होगा ये, शेयरिंग से। तो ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन उसको देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन के पास और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। और एक और क्या है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गए 6 और ये 7। तो इस ऑक्सीजन का भी यदि ये नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर NO2- का। अब इसका यदि हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो ये हो गया N डबल बॉन्ड O और ये हो गया उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड और ये है O-। तो ये है स्ट्रक्चर NO2- का। अब देखते हैं हम लोग NO3- का। अब देखिए NO2 तक तो आपको स्ट्रक्चर पता था, NO2- तक का उसको हम लोग देखिए बना लेते हैं। NO2- ये है ऑक्सीजन का, यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट। एक ऑक्सीजन का यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। एक और जो ऑक्सीजन है उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या यहाँ पर शेयरिंग पॉसिबल है? आप सोचेंगे शायद हो सकता है शेयरिंग पॉसिबल, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसमें 5 बॉन्ड्स बन जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करता है नाइट्रोजन, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। क्या करता है, डोनेट करता है। उससे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। उसमें से भी जो 3 है वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और जो 4th वाला वो अक्सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। फिर ये है फिर हम लोग के पास NO3- का स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक बॉन्ड O के साथ माइनस चार्ज और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये है स्ट्रक्चर NO3- का। अब है स्ट्रक्चर CO का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। CO का स्ट्रक्चर देखिए, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो उसको कौन देगा, कार्बन देगा। और कार्बन के पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब देखिए कार्बन क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। देखिए कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो कैसे होगा, देखिए ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है
इनको ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन तब भी उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ये है आप लोगों का होमवर्क जो आप ट्राई कीजिएगा घर में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, PCl3 है, NCl3 है, H2O मॉलिक्यूल है, CF4 है और ये C6H6 है। ये वाला अच्छे से कीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। C6H6 इसे हम लोग बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड्स वर डिस्क्राइब्ड बाय कॉसल एंड लुईस। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड ऐसे कौन से टाइप के केमिकल बॉन्ड है जो कॉसल एंड लुईस ने हम लोगों को बताया था। तो कॉसल एंड लुईस ने हम लोग को कौन सा बॉन्ड बताया था, क्या वो मेटलिक बॉन्ड था, क्या वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड था, क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, क्या वो आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड था। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास से है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉसल लुईस अप्रोच। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कॉसल एंड लुईस दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन से बॉन्ड के बारे में बताया था, एक तो था आयनिक बॉन्ड, एक तो था कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन वो होगा डी, आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं पढ़ते वक्त जल्दी जल्दी में। इन NO3 माइनस आयन, देखिए ये उसका फॉर्मूला दिया है NO3 माइनस आयन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखिए क्या लिखा है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर। ये क्या, बॉन्ड पेयर ओनली, लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर, मतलब बस नाइट्रोजन एटम के कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली ऑन नाइट्रोजन एटम। ये देखिए, ये है क्वेश्चन, अच्छे से समझिए। तो NO3 माइनस, अब हम लोग को इसको स्ट्रक्चर ड्राइंग करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए NO3 माइनस, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने आपको इससे पहले बताया था। वो क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, और तीसरा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसमें हम लोग को निकालना है कि कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए ये याद रखिएगा, एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे तो उतने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे ना, यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड है, इस पे एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो टोटल कितने हुए, 4 बॉन्ड्स हुए। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी क्या होंगे, 4 ऑन क्या है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग के पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन CO मॉलिक्यूल। जो CO मॉलिक्यूल है उसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर। अब जो CO का स्ट्रक्चर मैंने आपको इससे पहले बताया था वो क्या था, ये था C, ये था ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक तो डबल बॉन्ड बनता है और एक ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे फिर इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2, और कार्बन पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स अकेले हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो इसमें कितने, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, कार्बन पे दूसरा लोन पेयर है, तो इस पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो है 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, किसमें, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, NF3 में। NF3 में कितने लोन पेयर है, फिर बॉन्ड पेयर है। पहले बताना है लोन पेयर, उसके बाद बताना है बॉन्ड पेयर। ये भी कभी कभार ऑप्शन में कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए NF3 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। हर एक फ्लोरीन पे कितने होते हैं, 7, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस फ्लोरीन पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इस फ्लोरीन पे भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, इससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यह है स्ट्रक्चर किसका, NF3 का। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सबसे पहले देखिए लोन पेयर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अकेले हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अकेली हो गया, ये हो गया लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2, 3, 4, लोन पेयर नंबर 5, 6, 7, लोन पेयर नंबर 8, 9 एंड 10। तो लोन पेयर कितने हो गए, 10। अब आते हैं बॉन्ड पेयर। देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड है तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो बॉन्ड, तो आंसर क्या होगा करेक्ट, ये होगा 10 and 3। तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।